हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा माई साइंस एकेडमी की ओर से जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी ये विशेज़ हैं, जन्माष्टमी पर्व है आपके जीवन में तरक्की, उल्लास लाए और आपका जो लक्ष्य है वो आपको जल्दी प्राप्त हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर कि ये कोई धातु है, जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है, लेकिन इसमें केस है कि जो प्रकाश आपतित होता है वो कैसा होना चाहिए, उचित आवर्ती का होना चाहिए, उचित आवर्ती का होना चाहिए। कि जब किसी धातु पर उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन मेरे क्या कहलाते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन मेरे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तथा जो इसमें प्रवाहित धारा है वो क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा। और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसको सबसे पहले हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया कि कैथोड को जो आर्क लैंप होता है उससे यदि हम प्रदीप्त करते हैं तो कैथोड पर जो उच्च वोल्टता स्फुलिंग यानी कि स्पार्किंग क्या हो जाती थी, अधिक हो जाती थी, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते थे। तो इससे धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते थे। ये तो हर्ट्ज ने प्रयोग किया था। इसके बाद जो हॉलवार्क्स और लेनार्ड ने एक प्रयोग किया, और उसने क्या प्रयोग किया था कि उसने एक निर्वात नली ली जिसमें एक सिरा कैथोड रखा और एक सिरा एनोड रखा, और इस पर उन्होंने उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित किया। यानी कि ये मेरा कैथोड और ये मेरा एनोड। तो उन्होंने क्या किया कि उचित आवर्ती का जो प्रकाश है, और वो भी कैसा, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, वो इस कैथोड सिरे पे आपतित किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड सिरा है उससे
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड सिरों की ओर गति करते हैं, यानी कि यो। और जब कैथोड सिरों से एनोड सिरों की ओर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होगी और इसको हम माइक्रो एमीटर से माप सकते हैं। और यहाँ जो ये पराबैंगनी प्रकाश है इसका ही यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ प्रकाश शुग्राही पदार्थ होते हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, जो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ये प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, सुग्राही होते हैं। तो ऐसा होलवाक्स और लेनार्ड ने देखा। तो यहीं से उन्होंने बताया कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती जिसे देने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं वो क्या कहलाती है, देहली आवर्ती कहलाती। यानी कि जो मेरी देहली आवर्ती है वो कितनी होती है, न्यू जीरो की। एक बार फिर से सुनिए कि वह न्यूनतम आवर्ती जिसे देने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं वो क्या कहलाती है, देहली आवर्ती कहलाती। यानी कि देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा, नहीं होगा। और देहली आवर्ती के संग जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या हो जाएगी, देहली तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। देहली तरंग दैर्घ्य। यानी कि होलवाक्स और लेनार्ड ने यह देखा कि देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर धातु की सतह से, यानी कि सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लेकिन होलवाक्स और लेनार्ड ने देखा कि जब धातु की सतह पर उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, यानी कि जिसे हम देहली आवर्ती बोलते हैं, तो यदि देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो होलवाक्स और लेनार्ड ने जो अपना ये प्रयोग किया और फिर इससे क्या निष्कर्ष निकाले, कि होलवाक्स और लेनार्ड ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रयोग किया उसके क्या निष्कर्ष निकाले, देखिए। फर्स्ट, कि जब धातु की सतह पर उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि धातु की सतह से कम उचित आवर्ती, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, देहली आवर्ती, देहली आवर्ती। तो देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। एक बात तो देखी उन्होंने ये। दूसरी बात ये देखी कि देहली आवर्ती पर धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उनमें गतिज ऊर्जा
शून्य होती है। यानी कि देहली आवर्ती पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि मैक्सिमम बोल दो इक्वल टू 0 देहली आवर्ती पर। और देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, यानी कि जो आपतित प्रकाश है वो देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का है, तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। यानी कि देहली आवर्ती, यदि इसे मैं ν0 से व्यक्त कर दूं तो ν0 से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी कि ν0 इज ग्रेटर देन ν, ये ν0 इज ग्रेटर देन, यह आवर्ती जो मतलब आपतित प्रकाश है देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का आपतित हो रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा कि जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या है, समानुपाती है। यानी कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है, यानी कि जो प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये मान लूँ मैं प्रकाश विद्युत धारा और ये आपतित प्रकाश की तीव्रता, तो इनमें क्या संबंध होता है, ऐसे। लेकिन जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो प्रकाश विद्युत धारा है ये तीव्रता पर निर्भर कर रही है, लेकिन आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। यानी कि हॉलवार्क्स और लेनार्ड ने ये देखा कि जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतने ही कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो एनोड सिरे पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, यानी कि धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो किसके समानुपाती है, प्रकाश विद्युत धारा की। लेकिन ये आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। लास्ट बात इन्होंने ये देखी कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। यानी कि जो आपतित प्रकाश नहीं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि जो निरोधी विभव का मान है वो भी आवर्ती पर निर्भर करता है। यानी कि के मैक्सिमम इक्वल टू होता है हाफ
एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ई न्यू ज़ीरो, जहाँ न्यू ज़ीरो मेरा क्या होता है, निरोधी विभव। तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है और इसके अलावा निरोधी विभव पर निर्भर करती है। और यहीं से उन्होंने देखा कि ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और आइंस्टाइन आके इसकी क्या करेगा, व्याख्या करेगा। तो छठी बात उसने क्या देखी कि कैथोड पर प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, यानी कि कैथोड पर प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो ये उसने 6 निष्कर्ष निकाले। अब जो प्रकाश तरंग सिद्धांत है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश तरंग सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा समानुपाती होती है तीव्रता की, यानी कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर ऐसा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो क्या होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी। तो यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेगा कि वो धातु की सतह से मुक्त हो जाएगा। अर्थात फिर चाहे जो ये ऊर्जा है वो देहली आवर्ती से भी कम हो, अर्थात कि देहली आवर्ती पर भी इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। तो ये बात क्या रही, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या रही, विपरीत रही। इसलिए जो प्रकाश तरंग सिद्धांत यहाँ फेल हो गया। इसके अलावा कि जो धातु की सतह पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को जो उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यानी कि जब धातु की सतह पर आपतित प्रकाश जो तरंग है उसकी ऊर्जा धातु के सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, एक समान रूप से होगी। तो धातु को सतह से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने और उसकी सतह से उत्सर्जित होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। अतः धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या होगी, समय पश्चता होगी, टाइम लगेगा। जो बात क्या रही, पीडब्ल्यू के विपरीत रही, यानी मेरे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या रही, विपरीत रही। इसलिए जो मेरा प्रकाश तरंग सिद्धांत है वो इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो अब इसकी व्याख्या करेगा आइंस्टीन, और आइंस्टीन का ने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया और फिर इससे इसकी व्याख्या की। तो देखिए कि धातु की सतह पर कोई जो फोटोन आपतित होता है वो क्या करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, अनुक्रिया करता है। यानी कि एक फोटोन
एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है। यानी कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है, तो ये जो फोटोन की ऊर्जा है, कि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो दो कार्य करती है। आपतित फोटोन की ऊर्जा ये दो कार्य करती है। एक तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसको उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन फाई जीरो। एक तो जो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो उसे उत्सर्जित होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाती है, कार्य फलन। तो एक तो वो प्रदान करती है। दूसरी, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू। तो मैं मान लूँ कि माना धातु की सतह पर आपतित फोटोन जिसकी आवर्ती क्या है, न्यू है, तो और धातु का कार्यफलन क्या है, फाई जीरो है। तो मैं मान लेता हूँ आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, आपतित फोटोन की ऊर्जा ये होगी इक्वल टू एच न्यू। कि आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, इक्वल टू एच न्यू। अभी आपतित फोटोन की ऊर्जा दो कार्य करती है। एक तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी कार्यफलन प्रदान करती है। यानी कि जो कुल ऊर्जा है ये किसके बराबर होनी चाहिए, एच न्यू। एक तो कार्यफलन फाई जीरो और एक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसे मैं दे लेता हूँ मेरी इक्वेशन पर कि एच न्यू बराबर फाई न्यू ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी इलेक्ट्रॉन का वेग है, और न्यू मेरी आवर्ती है और फाई जीरो मेरा कार्यफलन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, एच न्यू इक्वल टू फाई ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन पर। अब हम जानते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होती है। यानी कि इक्वेशन 1 से मैं इसका मान निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस का फाई ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन मेरी 2। अब मैं जानता हूँ कि जो देहली आवर्ती होती है उस पर क्या होता है कि देहली आवर्ती पर
देहली आवर्ती पर न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो, और जो मेरी गतिज ऊर्जा होती है कि मैक्सिमम वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि न्यू इक्वल टू न्यू ज़ीरो पर जो गतिज ऊर्जा वो कितनी है, 0 इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई ज़ीरो, यानी कि यहाँ से मेरे पास फाई ज़ीरो इक्वल टू आ गया एच न्यू ज़ीरो। तो समीकरण 2 में ये मैं मान रख लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एच कॉमन ले सकता हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसे हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई थी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू आया एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। अब यदि जो निरोधी विभव मेरे पास क्या हो वी ज़ीरो हो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि निरोधी विभव वी ज़ीरो हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि जो के मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर की, और ये किसके बराबर होता है, ई वी ज़ीरो पे, जहाँ वी ज़ीरो मेरी क्या है, निरोधी विभव। यानी कि जो मेरी ये इक्वेशन है, अगर इसे इक्वेशन 3 नाम दे दूँ, इसे 4 दे दूँ, तीनों 4 से क्या कर सकता हूँ मैं कि ई वी ज़ीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, या फिर वी ज़ीरो का यहाँ से मान निकालो तो वी ज़ीरो इक्वल टू एच अपॉन में ई न्यू माइनस एच अपॉन में ई न्यू ज़ीरो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो यहाँ हम जो x और y के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ऐसे ही यहाँ हम ग्राफ खींचेंगे v ज़ीरो, सॉरी ये वे है मेरा v ज़ीरो और न्यू के बीच में। यानी कि यहाँ से मैं ग्राफ खींच सकता हूँ न्यू और v ज़ीरो के बीच में। तो ये कैसा ग्राफ आता है, ये मेरा ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है और जिसकी ढाल क्या है, m है। यानी इससे मैं कंपेयर करूँ तो ये मेरा m, यानी कि जो वक्र की ढाल होगी वो क्या होगी। सबसे पहले मैं ग्राफ खींच लेता हूँ, तो मेरे पास ग्राफ कैसा आता है, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस। तो y एक्स पे मेरा निरोधी विभव v ज़ीरो और इधर मेरी आवर्ती न्यू। तो ये जो ग्राफ है मेरा, ये सीधी सरल रेखा में प्राप्त होता है
कि कुछ इस तरह क्या से मेरा ग्राफ आता है और इस पर मैं ढाल निकाल सकता हूँ। ये मेरा हो जाएगा डेल्टा न्यू और ये मेरा हो जाएगा डेल्टा V0। तो जो इस वक्र की ढाल है वो क्या होगी m, तो m क्या होगा h अपॉन में e, और ये किसके इक्वल होगा, h न्यू 0 अपॉन में e। यानी कि इस वक्र को मैं पीछे की ओर बढ़ा हूं तो ये मेरा है c का मान h न्यू 0 अपॉन में e। तो इसमें वक्र की ढाल क्या आ जाएगी, देखिएगा यहाँ से वक्र की ढाल आ जाएगी m, यानी कि वक्र की ढाल h अपॉन में e, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरा जो निरोधी विभव डेल्टा न्यू 0 अपॉन में आवर्ती डेल्टा न्यू, यानी कि डेल्टा V0 अपॉन में डेल्टा न्यू। अब यहाँ से यदि h इक्वल टू मैं ये कर दूँ कि e इंटू डेल्टा V0 अपॉन में डेल्टा न्यू, यानी कि ये मेरा क्या है, वक्र की ढाल है। यानी कि न्यू और V0 वक्र की मैं ढाल ज्ञात कर लूँ तो मैं प्लांक कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकता हूँ। यानी कि h इक्वल टू e इंटू V0 इंटू न्यू वक्र की ढाल। यानी कि ये जो वक्र की ढाल है इसको e से गुणा करके हम जो प्लांक कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दी तो इससे क्या रिजल्ट निकाला देखिएगा, और कैसे उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले बात बताई, जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, h न्यू माइनस h 0, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है या ऊर्जा है वो आवर्ती क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये बात क्या थी, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी क्या थी, अनुकूल थी। ठीक है। अब सेकंड बात उसने क्या देखी कि आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम है। यानी कि यदि ऐसा है कि न्यू इज़ लेस देन न्यू 0, यानी कि जो आपतित फोटोन है उसकी आवृत्ति मेरी देहली आवृत्ति से कम है, तो क्या होगा कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये होगी ऋणात्मक। यानी कि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो ये बात भी क्या थी, PEE के अनुकूल थी। थर्ड बात आइंस्टीन ने क्या देखी कि जब धातु की सतह पर आपतित फोटोन की संख्या में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।
और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो क्या होगी, धारा भी अधिक होगी। यानी कि जो प्रकाश विद्युत धारा है समानुपाती होती है तीव्रता के। तो ये बात भी जो उसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या खा रही थी, मेल खा रही थी। यानी कि PEE के क्या है, अनुकूल है। फोर्थ बात उसे कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है। यानी कि जब धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है तो धातु की सतह का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। यानी कि धातु की सतह पर फोटोन के आपतन और सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। यानी कि फोटोन की आपतन एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो यही बात थी प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि आपतित फोटोन और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये बात भी जो आइंस्टीन की थी वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या खा रही थी, मेल खा रही थी। इस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अर्थात जो आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन के समीकरण से PEE यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।